गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q&A के लिए। मैंने लास्ट पोस्ट एक डाला था जिसमें मैंने पूछा था आप हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में, आप कमेंट्स में नीचे पूछिए। सो मुझे 9 से 10 क्वेश्चंस आए हैं Q&A के लिए, तो आज इस वीडियो में उनको क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा बहुत बेसिक वे में। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है निखिल चौहान जी ने। उन्होंने बोला है कि मेरा ग्रेड 2 या 3 के बीच में है, 21 ईयर ओल्ड का हूँ मैं, और PRP लेऊंगा तो अफेक्टेड रहेगा कि नहीं, और कॉस्ट कितना आएगा एक PRP का, क्या PRP से बाद स्वेलिंग भी होती है। सो मैं निखिल भाई को बताना चाहूँगा, ग्रेड अगर आपका 2 से 3 के बीच में है तो आप PRP ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ये मैं आपको नहीं बता सकता। पहले आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए कि आपका जो स्टेज है वो हेयर थिनिंग का है या हेयर फॉल आपका ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 2 या 3 ग्रेड के बीच में भी कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो फुली बॉल्ड हो चुका होता है। सो वो चीज़ आपको डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छे से बता पाएंगे। और उसके बाद अगर आप PRP की बात करें तो PRP से स्वेलिंग होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो उतना लंबा नहीं होता जितना हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए होती है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में 3 से 4 दिन आपका बहुत स्वेलिंग रहेगा, लेकिन PRP में थोड़ी देर के लिए स्वेलिंग होती है, वो भी तब अगर आप एनेस्थीसिया लेते हो इंजेक्शन से पहले एनेस्थीसिया, ताकि आपको PRP में दर्द ना हो। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी मिस्टर निखिल चौहान ने ही भेजा है। निखिल चौहान जी ने पूछा है कि मेरे घर वाले हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं मान रहे हैं, तो क्या मैं 1 महीना बाहर रह के हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद बिना घर वालों को बताए वापस जाऊँगा, उनको पता लगेगा कि नहीं। तो निखिल चौहान जी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक नेगेटिव थिंग नहीं है। आप पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल लीजिए कि ये एक गलत चीज़ है। हमारे पेरेंट्स ज़रूर इसको लेके पहले डिसएग्री होंगे, हर किसी के होते हैं, मेरे पेरेंट्स डिसएग्री थे, हर किसी के होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। सो ये कोई गलत चीज़ नहीं है जो आप पहले ही अपने माइंडसेट बना लो कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट कन्विंस करो। हर चीज़ के लिए हर कोई सपोर्टिव नहीं होता, उनको कन्विंस करना हमारा काम है। डॉक्टर का काम सर्जरी करना है, तो हमारा काम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। हमारे जितने भी लविंग वंस हैं उनको कन्विंस करना है, तो उनको कन्विंस कीजिए और हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाइए। बिना उनको बताए हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना हो तो जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन। अब पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो मिस्टर राजू चौधरी ने पूछा है। उन्होंने बोला है कि स्वेट की वजह से, पसीने की वजह से हेयर फॉल होता है कि नहीं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, आपका पसीना आ रहा है। एक्चुअली ह्यूमिडिटी लेवल से हाँ थोड़ा बहुत हमारा हेयर फॉल होता है, लेकिन वो हेयर अगर फॉल हो रहा है तो वो वापस ज़रूर आएगा। उसका जो फॉलिकल है वो डेड नहीं होती। आपका अगर पसीने की वजह से हेयर फॉल होता है तो वो हेयर ऑब्वियसली वापस आएगा, क्योंकि अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर देखो, उनमें ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा हेयर फॉल होने लगता है। तो वो हेयर फॉल एक नॉर्मल हेयर फॉल है, वो हर किसी के साथ होता है, और वो हेयर्स वापस आते हैं। इट इज़ नॉट अ फैक्ट दैट इफ़ अ हेयर इज़ फॉलिंग बाय द स्वेट, तो इट्स नॉट गोइंग टू कम। तो ये कोई फैक्ट नहीं है, वो आएगा, वो हेयर डेफिनेटली आएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं पारस वर्मा जी। भाई, अगर आपको हेड में डेंड्रफ हो तो आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं क्या? सो मैं अपने केस का एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। जब मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए गया था वहाँ पे, सो मेरे हेयर में डेंड्रफ था। जब मेरा हेड शेव हुआ तो उस समय भी मेरे हेड में डेंड्रफ था, लेकिन मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फिर भी हुआ, एंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। अगर ज़्यादा आपका डेंड्रफ हो, जिस वजह से आपके डेंड्रफ के पैचेस जम जाएं, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें डॉक्टर आपको पहले ही बता देंगे कि आपका डेंड्रफ ज़्यादा है। आप 7 से 8 दिन, 1 हफ्ता पहले हेयर ट्रांसप्लांटेशन से एक शैम्पू देते हैं, वो यूज़ कीजिए ताकि डेंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे तरीके से हो पाए। फोर्थ क्वेश्चन अविनाश कुमार ने पूछा है कि ट्रांसप्लांट से पहले आपका ग्रेड कौन सा था? सो अविनाश भाई, ट्रांसप्लांट से पहले मेरा ग्रेड था 3 से लेके 4th के बीच में था। मेरा फ्रंटल एरिया जो था ये पूरा यहाँ तक रिसीड हो चुका था, यहाँ तक। मैं आपको फोटोज़ लगा देता हूँ बगल में, मैंने यहाँ तक रिसीड हो चुका था। और मेरा क्राउन ठीक था, हेल्दी भी नहीं कहेंगे, ठीक था, उसकी कंडीशन ठीक थी। और हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरा ये ग्रेड था। फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया, एंड नाउ आई एम हैप्पी विद माई हेयर्स। थैंक यू अविनाश कुमार। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है बीइंग OM ने। उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट यू स्पेंड ऑन हेयर ट्रांसप्लांट। आपने हेयर ट्रांसप्लांट में कितना अमाउंट टोटल पे किया, इंक्लूडिंग PRP एंड मेडिसिन विच यू यूज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट में मैंने 30,000 पे किया था, जो मैंने हाफ हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद पे किया था, मेरे फादर ने पे किया था। और इंक्लूडिंग 2 PRP फ्री थी। एक PRP ड्यूरिंग द प्रोसीजर मुझे लग गई थी, एक PRP 4 मंथ बाद बोला है, तो 4 महीने के बाद 10 दिन बाद मुझे 4 महीना हो जाएगा, तो मैं वहाँ पर जाके PRP ले लूँगा दूसरी, वो भी फ्री होगी। और मेडिसिन की जहाँ तक बात करें
तो जो मेडिसिन 2 हफ्ते चलती है आपकी बेसिक मेडिसिन जो आपको रिकवर करने के लिए यूज़ होती है, वो मेरे को तकरीबन 350 या 400 की पड़ी थी। और उसके बाद जो थ्रू आउट द प्रोसीजर 6 महीने के लिए मेरे को लोशन दिया गया और बायोटिन टैबलेट्स दी गई, उनका कॉस्ट लगभग 550 रुपये का आप लोशन लगा लीजिए और 150 या 200 की बायोटिन लगा लीजिए 1 महीने की। मतलब तकरीबन 700 से 800 आप कॉस्ट लगाइए, जो आपका 6 महीने तक आपको लगेगा। जो 6 मंथ तक जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको कॉस्ट लगेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली मेरा जो टोटल हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कॉस्ट आया है, अगर मैं सिर्फ सर्जरी की बात करूँ तो 30,000 आया है। 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट मैंने पे किया है, इंक्लूडिंग 2 PRP, हॉस्पिटल स्टे एंड द फूड फैसिलिटी। जो उस समय वहाँ पे हमारे पेरेंट्स को, मेरे फादर मेरे साथ गए थे और मुझे जो फूड दिया गया वो सब कुछ 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में ही इंक्लूडेड था। कोई एक्स्ट्रा चार्ज मुझे नहीं पे करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अथुल रमेश NV ने, इज़ हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉल आफ्टर फ्यू ईयर्स। उन्होंने पूछा है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के जो हम हेयर्स लगवाते हैं वो कुछ साल बाद झड़ जाते हैं। सो उनका ये डाउट बहुत लोगों के अंदर होता है, ये डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये अगर हेयर ट्रांसप्लांट के जो हेयर्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं, अगर वो सेफ जोन से लिए गए हों, पीछे जो हमारा सेफ एरिया होता है, पीछे DHT प्रूव्ड एरिया होता है, वहाँ से लिए गए हों, तो आपके बाल ज़िंदगी भर चलेंगे, नो डाउट, क्योंकि वो एरिया DHT अनअफेक्टेड होता है। वो आप बाल कहीं पे भी लगा लीजिए, उन पे जो इंसेप्टर्स होते हैं वो DHT हार्मोन्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वो बाल झड़ता ही नहीं। थ्रू आउट योर होल लाइफ वो बाल नहीं झड़ेगा। हाँ, अगर आपका अनसेफ जोन से बाल उठाया गया है तो ऑब्वियसली वो झड़ेगा। जब तक ये बाल रहेंगे तब तक ही वो बाल रहेगा, उसके बाद वो बाल झड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका सेफ जोन से बाल लिया गया हो, सो आपकी थ्रू आउट द लाइफ वो बाल चलता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, जो पूछा गया है सुशील शर्मा जी ने। भाई, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप स्मोक कर सकते हैं कि नहीं? सो मैं इसका जवाब आपको एक्सपीरियंस से तो नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट स्मोक। लेकिन अगर आप डॉक्टर की सुने तो स्मोक आप 15 दिन बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कर सकते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट से पहले भी 15 दिन पहले आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी 15 दिन तक आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ जो आप कर रहे थे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आदिल रहमान ने। उन्होंने पूछा है फ्रंटल हेयर लाइन बढ़ाने और फ्रंट में जो छोटे छोटे पतले पतले बाल होते हैं उनको हेल्दी कैसे करें? तो सर, वो बाल हेल्दी नहीं होते, वो सिंगल हेयर ग्राफ्ट होता है। अगर आप नेचुरल हेयर्स की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा पतले ही रहेंगे, वो ही हमारे हेयर लाइन की ब्यूटी बढ़ाते हैं। एक नेचुरलनेस वही चीज़ें लाती है। वो हमारे फ्रंटल जो हेयर लाइन होती है उसकी ब्यूटी वही पतले बाल बढ़ाते हैं। अगर आगे मोटे बाल होते हैं तो आर्टिफिशियल लुक आता है। नेचुरल हेयर्स की आप बात कर रहे हो अभी, सो उनको हेल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो वैसे ही रहेंगे क्योंकि वो सिंगल हेयर ग्राफ्ट्स हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन सागर आनंद जी ने पूछा है, भाई अब तो हेड में पेन नहीं होता क्योंकि बहुत से हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स टकले हैं, वो खुद क्यों नहीं करवाते क्योंकि उनका तो प्रोफेशन ही हेयर ट्रांसप्लांट है। ये तो ऐसी हुआ कि कपड़ों की दुकान पर का मालिक फटे पुराने कपड़ों में हो। सो पहले मैं आपका एक डाउट है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने ये पोस्ट जो था ये इसलिए डाला था कि जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा चुके हैं, उनको कोई भी डाउट हो वो अपने डाउट पूछें। आपका केस थोड़ा अलग है इनसे, आप अभी खुद में कंफ्यूज हो। मेरा चैनल का मोटिव ये था, जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन जिन्होंने डिसाइड कर लिया है करवाने का, जो करवाने वाले हैं, उनको हेल्प करने का। आई एम नॉट हेयर टू मोटिवेट यू टू डू हेयर ट्रांसप्लांटेशन, उनको हेल्प करने का। और जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा चुके हैं उनको भी हेल्प करने का मेरा चैनल का मोटो था। और आप शायद आई थिंक गलत सोच रहे हो मेरे चैनल को लेके। आपने पूछा है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर क्यों नहीं हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते, तो इट्स अबाउट बीइंग अ पर्सनल चॉइस। आप एक हर इंसान की एक पर्सनल चॉइस होती है, तो आई एम नॉट हेयर टू कमेंट ऑन दैट। थैंक यू। सो गाइज, आज की Q&A वीडियो में मुझे बहुत अच्छा लगा आपके क्वेश्चन से आंसर देके। उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चन के आंसर बहुत बेसिक वे में मिल गए हों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब से मैं बहुत रिसेंटली बहुत जल्दी आपके लिए Q&A वीडियोज़ लाता रहूँगा, क्योंकि मेरा चैनल का मोटो ही है आप लोगों की हेल्प करना। सो पर्सनली होने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। मैं नेक्स्ट पोस्ट भी डालूंगा कुछ दिनों बाद, उसमें भी आप जो भी आपके डाउट्स हो आप पूछिए, मैं आपके आंसर देने की बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।